सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की अपन चर्चा कर रहे थे और अपने पहला लेसन चल रहा था जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इस लेसन में अपन ने जो पहले चर्चा की थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो दो गुट बने थे, एक अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व वाला गुट, ये चर्चा अपन ने कर ली थी। लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने देखा था कि अमेरिका के तो कौन कौन से सैनिक संगठन थे और फिर अपन ने देखा था सोवियत संघ का कौन सा सैनिक संगठन था। अमेरिका के 3 सैनिक संगठन थे और सोवियत संघ का 1 सैनिक संगठन था। 2 वीडियो पहले इस लेसन के बना चुके हैं अपन और आज का जो तीसरा वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्षता आंदोलन की। तो समझना पहले था क्या ये। अपन ने 2 गुट जो पढ़े हैं ना, उन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति क्या कहलाएगी? गुट निरपेक्षता की नीति। या फिर अपन कह सकते हैं जो सैनिक गुट जो बने थे, ना तो कोई देश अमेरिका के सैनिक गुटों में शामिल हो रहा और ना ही वह देश सोवियत संघ के सैनिक गुटों में शामिल हो रहा। इसका मतलब वो देश कैसा है? गुट निरपेक्ष देश है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अर्थ को लेकर कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो समझना इसको, विश्व की दोनों महाशक्तियों के गुटों, दोनों महाशक्तियों का नाम आप जानते ही हो, अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों के गुटों अथवा उनके सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति गुट निरपेक्षता कहलाती है। गुट निरपेक्षता कहलाती है। अब देखो, अगर सिंपल 2 नंबर का अपने प्रश्न आता है एग्जाम में कि गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं बताइए, तब तो अपना ये आंसर होता है कंप्लीट। अगर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आता है, जैसे 4 नंबर का प्रश्न आ गया, गुट निरपेक्षता क्या है समझाइए, तो अपन आगे काम करेंगे। 2 नंबर के प्रश्न के लिए ये अपना आंसर सफिशिएंट है। अगर 4 नंबर तक का एग्जाम में प्रश्न आता है तो अपने को आगे क्या चर्चा करनी है वो समझना। एक तो अपन ने ये देख लिया। अब दूसरे अर्थ में आप समझने का प्रयास करना कि गुट निरपेक्षता पर एक आरोप यह लगा है कि गुट निरपेक्षता फर्तकता है। गुट निरपेक्षता का मतलब फर्तकता नहीं है। हालांकि कुछ विद्वान आरोप लगाते हैं कि गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? फर्तकता। लेकिन अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुट निरपेक्षता का मतलब फर्तकता नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि फर्तकता का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मामलों से स्वयं को अलग रखना। पहले पॉइंट का मतलब आप समझ चुके हो। इस दूसरे पॉइंट का मतलब अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब समझना इसको। भारत, ये अपना देश है भारत,
ये विश्व की दो महाशक्तियां हैं, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इसको अपन देखो शॉर्ट में लिखते हैं, इसको अपन यूएसए भी बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक को बोलते हैं अपन यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। ये विश्व की दो महाशक्तियां हो गई। अब विश्व के कई देश थे, जो कुछ देश तो अमेरिका के पाले में जा रहे थे, मतलब इसकी तरफ इसके गुट में शामिल हो रहे थे, कुछ देश है वो सोवियत संघ के गुट में शामिल हो रहे थे। भारत ने कहा ना तो मैं अमेरिका के गुट में शामिल होऊंगा और ना ही मैं सोवियत संघ के गुट में शामिल होऊंगा। इसका मतलब भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया? गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया। अब कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि भारत कौन सी नीति अपना रहा है? फरतकता की नीति अपना रहा है। फरतकता का मतलब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खुद को अलग रखना। फरतकता का मतलब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खुद को अलग रखना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्षता का मतलब फरतकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं रखता था। अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई समस्या आती थी तो भारत उसमें भाग लेता था। इसको एक उदाहरण से अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव में एक ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। इस गांव में एक ये शक्तिशाली व्यक्ति है। दोनों के पास खूब पैसा है, दोनों के पास खूब पावर है। गांव के कुछ लोग तो चाहते हैं वो इसके गुट में शामिल हो गए, गांव के कुछ लोगों ने चाहा कि अपन इसके गुट में शामिल हो गए। गांव के दो ताकतवर लोग, दोनों के पास पावर है, दोनों के पास पैसा है। गांव के कुछ लोग इसके गुट में शामिल हो गए, कुछ लोग इसके गुट में शामिल हो गए। कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, हम गांव में कोई गुटबाजी नहीं होने देंगे, हम किसी गुट में शामिल ही नहीं होंगे। लेकिन अगर गांव की कोई समस्या आई तो उस समस्या में हम हमारी भूमिका निभाएंगे, हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अगर जो दोनों गुटों में शामिल नहीं हो रहा, इसका मतलब वो गुट निरपेक्ष हो गया। लेकिन उसे फरतकता थोड़ी कह सकते हैं। फरतकता का मतलब तो ये हो गया कि वो गांव के किसी मामले में भाग ही नहीं लेगा, जबकि गुट निरपेक्षता का मतलब फरतकता नहीं है। अगर गांव की समस्या में अपन भाग ही नहीं ले रहे कि भाई गांव जाओ बाढ़ में, गांव के लोग खुद अपनी समस्या का समाधान करो, अपन गांव में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसका मतलब तो अपन फरतक हो गए, अलग हो गए। जबकि हम गुट में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन गांव की हर समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब अपन गांव से अलग तो नहीं हुए ना, गांव से अपन फरतक तो नहीं हुए ना, लेकिन नीति कौन सी अपना रहे हैं? गुट निरपेक्षता की। अब समझना, यहां अपन ने लिखा कि गुट निरपेक्षता का मतलब फरतकता नहीं है, क्योंकि फरतकता का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से स्वयं को अलग रखना। जबकि गुट निरपेक्षता में गुट निरपेक्ष जो देश थे, जिनमें भारत एक मुख्य देश था, भारत गुटों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्या आती थी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामला होता था, उसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाता था। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। गुट निरपेक्षता के अर्थ में पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। एक पॉइंट और लिखेंगे अपन, पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट है गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता भी नहीं है। मतलब गुट निरपेक्षता का मतलब ना तो फरतकता है ना ही तटस्थता है। क्यों तटस्थता नहीं है? क्योंकि तटस्थता का मतलब तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में भाग ना लेना। अब सुनना, ये अपना देश क्या? भारत। भारत ना अमेरिका के गुट में गया, ना ही भारत सोवियत संघ के गुट में गया। तो कुछ देशों ने कहा कि भारत युद्ध से डरता है,
भारत युद्ध से डरता है, भारत इन दोनों के बीच जो युद्ध की संभावना है उनसे बचना चाहता है, इसलिए भारत की नीति कौन सी है? तटस्थता की नीति। क्योंकि तटस्थता का मतलब क्या होता है? युद्ध में भाग ना लेना। लेकिन ध्यान रखना, भारत ने जब भी कोई वैश्विक समस्या आई, किसी देश ने दूसरे देश पे अत्याचार किया, तो जिस देश पर अत्याचार हो रहा है भारत हमेशा उस देश के साथ खड़ा है। आपको एक नेहरू जी, क्योंकि भाई जिस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने 1949 में, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी घटना का मैं ब्यौरा देता हूँ आपको। नेहरू जी ने अमेरिका में 1949 में एक भाषण दिया था। उस भाषण में नेहरू जी ने खुद अपने शब्दों में ये कहा था कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं है, क्योंकि यदि किसी देश की स्वतंत्रता का हनन होगा, यदि किसी देश पर अन्याय होगा, यदि किसी देश पर आक्रमण होगा, तो भारत ना तो तटस्थता की नीति अब अपना रहा और ना ही भविष्य में कभी तटस्थता की नीति अपनाएगा। भारत हमेशा उस देश के साथ खड़ा रहेगा जिस देश पर अत्याचार हो रहा है, जिस देश पर आक्रमण हो रहा है, जिस देश के साथ अन्याय हो रहा है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब तटस्थता भी नहीं होता। अगर आपके 4 नंबर का प्रश्न आता है गुटनिरपेक्षता के संबंध में, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। तीनों पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। अब ले आप इसका स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में अभी तक अपन ने देखा है गुटनिरपेक्षता का अर्थ। उसके बाद में अपन बात करेंगे संस्थापक या जनक। ध्यान रखना, किसके संस्थापक या जनक की चर्चा करेंगे अपन, वही पॉइंट वही रहेगा अपना। गुटनिरपेक्षता कह दो, चाहे गुटनिरपेक्षता की नीति कह दो, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कह दो। इस गुटनिरपेक्षता का अपन ने अर्थ देख लिया। अब अपन देखेंगे इस गुटनिरपेक्षता के संस्थापक कौन थे, गुटनिरपेक्षता की नीति लाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो गुटनिरपेक्षता की नीति लाने वाले 5 पांडव थे। कितने थे? 5। उन 5 व्यक्तियों का अपने को नाम ध्यान रखना है। एक व्यक्ति अपने ही देश के थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक व्यक्ति जो थे उनका नाम था क्या? नासिर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टीटो। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? सुकार्नो। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एनक्रूमा। ये 5 व्यक्ति थे। नेहरू तो थे कहाँ के? भारत के। पूरा नाम अगर आप लिखना चाहो तो ये तो नेहरू जी का तो पता है, जवाहरलाल नेहरू। नासिर का पूरा नाम था अब्दुल नासिर। टीटो का पूरा नाम था मार्शल टीटो। सुकार्नो का पूरा नाम कोई नहीं है, सुकार्नो को सुकार्नो के नाम से जानते हैं। एनक्रूमा का पूरा नाम था वामे एनक्रूमा। आपको पूरा नाम याद रखने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है। याद रखो, नेहरू, नासिर, टीटो, सुकार्नो, एनक्रूमा। नासिर थे कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या कहाँ के राष्ट्रपति? मिस्र के। टीटो कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूगोस्लाविया के। सुकार्नो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और एनक्रूमा कहाँ के थे? गाना के। ये आपको डिटेल याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के या गुटनिरपेक्षता की नीति के जनक या संस्थापक कौन थे, इन 5 सदस्यों का नाम तुम्हें ध्यान रखना है। अगर इनके देश पूछे जाए तो ये इनके क्या हो गए? देश हो गए। एक तरफ 5 के नाम, दूसरी तरफ 5 के देश। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे मिलान करने वाला कोई प्रश्न आ जाए, हो सकता है आपको डिटेल से लिखने के लिए कहा जाए, तो ये वाली बातें आप बता देना। चलें आगे। अब आगे की चर्चा करें अपन। चलो, गुटनिरपेक्षता का अर्थ अपन समझ चुके, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, जनक कौन थे, वो अपन समझ चुके। अब बात करेंगे अपन पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन।
पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। तो इसमें आप दिमाग में रखना कि भाई पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में, और वो हुआ था, जगह का नाम था कहाँ, बेलग्रेड। अगला लिखोगे, इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। मतलब 25 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, मतलब 25 जो देश थे या 25 राष्ट्र थे, उनके अध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ये जो 25 थे उनमें एक महिला भी थी, मतलब 24 पुरुष थे और एक महिला थी। अपना जो भारत के जस्ट नीचे जो अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, उस श्रीलंका की उस समय राष्ट्रपति हुआ करती थी जिनका नाम था श्रीमती भंडार नायके। उन्होंने भी इस गुटनिरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। तो कुल मिला के अपने को संख्या ध्यान रखनी है कितनी, 25। इस आधार पे बस पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन अपना यहाँ हो चुका। अब आपसे 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे। प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों की संख्या, मतलब प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि 25 देशों ने भाग लिया, तो 25 देश गुटनिरपेक्ष सदस्य देश थे। आंसर क्या होगा, 25। अगर आपसे पूछे वर्तमान में, आगे वही लाइन है, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों की संख्या, तो आपका आंसर होना चाहिए 120, मतलब 120। देखो 3 साल बाद में जो ये गुटनिरपेक्ष जो भी देश हैं, 3 साल बाद इनका सम्मेलन होता है। अंतिम जो सम्मेलन हुआ था 18वां सम्मेलन था, 2019 में हुआ था। उस सम्मेलन में 120 सदस्य देशों ने भाग लिया था। इसके अलावा 7 देशों को पर्यवेक्षक के रूप में इनवाइट किया गया था। तो कुल मिला के वर्तमान सदस्य संख्या अपने से पूछी जाए तो अपने को दिमाग में रखनी है कितनी, 120। ये छोटे से कुछ फैक्ट्स थे, ले वो इनका स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, अगला जो बिंदु है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा अपने को। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ना, उसके बाद में अपन समझेंगे। अपना जो बिंदु है, अब नई जो हेडिंग है वो क्या है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, नियो भी इसे शॉर्ट में कहते हैं। देखो था क्या ये मामला, थोड़ा सा पहले तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। गुटनिरपेक्ष देशों में, गुटनिरपेक्ष देशों में अधिकांश देश एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देश थे। इसमें शायद समझने में कोई दिक्कत है नहीं भाई। गुटनिरपेक्षता में जो देश थे ना, थोड़ा सा और लिखता हूँ बोर्ड पे, ये अल्प विकसित देश थे, अल्प विकसित देश थे। इन देशों की प्रमुख चुनौती, इन देशों की प्रमुख चुनौती थी अपने देश का आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना तथा
अपने देश की गरीबी दूर करना। इसी समस्या के समाधान हेतु इन देशों द्वारा UNCTAD UNCTAD। अब इससे पहले तो इतना सा समझो भाई, ये जो गुटनिरपेक्ष जो देश थे, लगभग ज़्यादातर देशों को जो स्वतंत्रता मिली थी ना, वो वक्त था 1947, 48, 49, 50। लगभग इस समय शीत युद्ध का लगभग प्रारंभ हुआ था 1945 के बाद, और 1945 के बाद ही ज़्यादातर देशों को आज़ादी मिली थी। जैसे भारत का उदाहरण अपन ले सकते हैं, भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। और ये जो नए देश जो आज़ाद हुए थे, ये जो देश थे वो ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे। ये महाद्वीप थे, इन महाद्वीपों के देश थे वो। और अब भाई ये हाल ही में आज़ाद हुए थे, तो इन्हें तो अपना विचारों को पूरा विकास करना बाकी था, इनका तो विकास हुआ ही नहीं था अभी तक। तो ये देश कैसे देश थे? अल्प विकसित देश थे। और जो देश अल्प विकसित थे, जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ था, उन देशों के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो अपने देश का आर्थिक विकास करें, अपने देश के लोगों की गरीबी दूर करें। तो यही मैंने लिखा है, अल्प विकसित देश थे, इन देशों की प्रमुख चुनौती थी डैश करके अपने देश का आर्थिक विकास करना तथा अपने देश की गरीबी दूर करना। तो ये इस चुनौती का सामना करने के लिए या इस समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने क्या किया? गरीबी दूर करना। इसी समस्या के समाधान हेतु इन देशों द्वारा UNCTAD, ये वर्ड अभी तक आपके समझ में नहीं आया। अब देखो मैं बताऊं प्रमुख समस्या क्या थी। भारत भी इन्हीं देशों में से एक देश था, क्योंकि एशिया का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है भारत? एशिया महाद्वीप का। ये जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों के जो देश थे जिनका पूरा विकास नहीं हुआ था, इन देशों के साथ कैसा व्यवहार होता था कि भाई इन देशों में प्राकृतिक संसाधन थे, इन देशों में कच्चा माल था, लेकिन इन देशों के पास, विचारों के पास क्या नहीं थी? तकनीक नहीं थी, आधुनिक तकनीक नहीं थी। तकनीक का मतलब अपन सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि इन देशों के पास वो मशीनें नहीं थी, वो यंत्र नहीं थे, जिन तकनीक, मशीनों या यंत्रों की सहायता से वो इन संसाधनों को काम में ले सकें। जैसे भारत के पास कपास तो भरपूर मात्रा में थी, कपास तो कैसा हो गया? कच्चा माल हो गया। लेकिन कपास थोड़ी पहने अपन, अपने को तो पहनने तो क्या है? कपड़े पहनने हैं ना। तो कपास का कपड़ा बनेगा, उन वस्त्रों को या उन कपड़ों को अपने को पहनना है। तो ये कपास तो भारत के पास था, कपास भारत के पास था। विकसित देश क्या करते थे? भारत से कपास खरीदते, और उन विकसित देशों के पास तो तकनीक या मशीनें थी, इस कपास से वो क्या बनाते? कपड़ा बनाते। एक उदाहरण समझना, भारत के किसानों ने, बेचारों ने पूरी साल जी तोड़ मेहनत की, और मेहनत करने के बाद कपास का उत्पादन किया। अपन मान लेते हैं कि इस कपास की रेट मार्केट में कितनी हुई? 100 रुपये। 100 रुपये का एक कपास खरीदा इन विकसित देशों ने, और इन विकसित देशों ने अपनी मशीनों की सहायता से उस कपास का क्या बनाया? कपड़ा बनाया। और कपड़ा बनाकर वापस वो कपड़ा भारत जैसे गरीब देशों को बेचने आ गए, और उस कपड़े की रेट हो गई कितनी? 1000 रुपये। भारत ने तो कमाए 100 रुपये पूरी साल मेहनत करके किसानों ने, और उसी कपास का कुछ ही सेकंडों में मशीनों द्वारा क्या बना दिया गया? कपड़ा बना दिया गया। भारत पूरी साल मेहनत करके 100 रुपये कमा रहा है, ये पूरी साल मेहनत करके 1000 रुपये कमा रहे हैं, और ये 1000 रुपये भी किसके देश से जा रहे हैं? अपने ही देश से जा रहे हैं। तो समझ गए बात?
ये समस्या थी किन देशों के सामने, ये जो अल्प विकसित देश थे इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन का नाम था अंकटाड। अब इस अंकटाड की फुल फॉर्म भी काम में आएगी, तो एक बार मैं थोड़ा सा लिखता हूं। लास्ट अपन ने कहां तक लिखा है, इसी समस्या का समाधान करने तो इन देशों द्वारा अंकटाड, अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। ये SE या CE आएगा, वो आप देख लेना वर्ड, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड का मतलब व्यापार, डेवलपमेंट का मतलब है विकास। इसी को कहेंगे अपन हिंदी में क्या, व्यापार और विकास पर, व्यापार और विकास पर कौन सा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म अपन ने लिख दी, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। दोनों में से कोई सा एक याद रख लेना, चाहे हिंदी वाला चाहे इंग्लिश वाला, लेकिन फुल फॉर्म याद जरूर रखनी है अपने को। तो अपन ने लिखा था कि भाई इस समस्या का समाधान करने हेतु इन देशों ने, मतलब अल्प विकसित देशों ने अंकटाड में, अंकटाड क्या था, एक सम्मेलन था, मतलब इस सम्मेलन में, अंकटाड में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में इन अल्प विकसित देशों द्वारा निम्न मांगे की गई। मतलब ये जो सम्मेलन था, ये आप समझ गए होंगे कि भाई इस सम्मेलन में, मतलब जो अंकटाड सम्मेलन था, इस सम्मेलन में इन अल्प विकसित देशों ने क्या क्या मांग की, वो अपन कुल मिला के 4 मांगे उन्होंने की थी। वो 4 मांगे अपने को लिखनी है, ध्यान रखना। अगर अपने से प्रश्न पूछा जाए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है समझाइए, तब भी अपने को ये पूरा वर्णन करना है। अपने को केवल ये पूछे अंकटाड सम्मेलन क्या है समझाइए, तो अपने को, या फिर क्वेश्चन पूछ ले अंकटाड सम्मेलन में अल्प विकसित देशों द्वारा कौन कौन सी मांगे की गई थी, तो कुल मिला के 4 मांगे थी, वो अपने को लिखनी है। अब पहली मांग, अल्प विकसित देशों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर, इनका सबका अर्थ मैं आपको बता दूंगा एक साथ, पूर्ण नियंत्रण हो। एक मांग तो ये थी। दूसरी मांग क्या थी, अल्प विकसित देशों को, अब यहां देखो पश्चिमी देश, जहां भी अपन काम में ले रहे हैं ना, पश्चिमी देशों में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ये पश्चिमी देश जो है ना वो विकसित देश हैं। तो पश्चिमी देश लिख दो चाहे विकसित देश लिख दो, एक ही बात है। अल्प विकसित देशों को, वैसे आपकी किताब में पश्चिमी देश लिखा हुआ तो पश्चिमी देश भी आप दिमाग में रखना, को विकसित देशों द्वारा
देशों द्वारा कम कीमत पर तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। दिमाग में टेंशन मत लेना कि ये जटिल चीजें हैं, बहुत आसानी से अपन इनको समझेंगे अभी। तीसरी मांग थी अल्प विकसित देशों को विकसित देशों द्वारा बाजार उपलब्ध करवाया जाए। बाजार उपलब्ध करवाया जाए। चौथी मांग क्या थी? चौथी मांग थी अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाए। चलो ये रहने दो, एक वही तो है लास्ट वाला। अब समझना इनका मतलब। भाई जो अंकटाड सम्मेलन था, उस अंकटाड सम्मेलन में अल्प विकसित देशों ने कुछ मांगे रखी। क्या क्या मांगे रखी थी? कि भाई अल्प विकसित देशों की एक मांग तो ये थी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कपास और भी कोई खनिज वगैरह, खनिज तेल वगैरह, कोयला वगैरह, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन तो हमारे हैं, लेकिन काम में ले रहे हो आप कौन से देश? विकसित देश उन्हें काम में ले रहे थे, यहाँ से सस्ते में ले जाते हैं और उन्हीं की महंगी वस्तुएं बना के अपने को ही बेच जाते हैं। तो इन प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा ही पूर्ण नियंत्रण हो, एक मांग तो रखी अल्प विकसित देशों ने ये। दूसरी मांग रखी कि भाई हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है कि इन संसाधनों को हम काम में ले सकें। तो आपके पास तकनीक है, इतने दिन आप लोगों ने हमें बहुत लूट लिया, अब वो तकनीक आप हमें उपलब्ध करवा दो ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को हम खुद काम में ले सकें। तो दूसरी मांग क्या थी? अल्प विकसित देशों को विकसित देशों द्वारा कम कीमत पर तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। अब चलो विकसित देशों ने अपने को, मतलब हम जो बात करें इसका मतलब अपने आप को मान रहे हैं अपन कौन से देश से? अल्प विकसित देश। हमें विकसित देशों ने तकनीक भी उपलब्ध करवा दी, तकनीक उपलब्ध करवाएंगे वो तो हम खुद वस्तुओं का निर्माण करेंगे। जब हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो उसके बाद उन वस्तुओं को बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। मार्केट का मतलब जनसंख्या भी तो होनी चाहिए, जिस जनसंख्या को वस्तुएं पर बेच सके। तो मार्केट या बाजार भी तो वो लोग अपने को उपलब्ध करवाएं। तो तीसरा, अल्प विकसित देशों को विकसित देशों द्वारा क्या उपलब्ध करवाया जाए? बाजार उपलब्ध करवाए जाए। समझ गए तीनों पॉइंट? चौथा पॉइंट समझना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, जैसे विश्व बैंक हुआ, विश्व व्यापार संगठन हुआ जिसको अपन शॉर्ट में WTO भी बोलते हैं, IMF हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में या सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं थी, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में दबदबा था किनका? विकसित देशों का। अल्प विकसित देशों की उनमें भागीदारी या भूमिका नाम मात्र की थी, तो इसमें भी हमारी क्या की जाए? भूमिका बढ़ाई जाए। तो चौथी मांग क्या थी? अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाए। तो ये अपना पॉइंट हो गया कंप्लीट। ध्यान रखना, दो प्रकार से प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है। या तो कोई छोटे प्रश्न, अंकटाड क्या है इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म बतानी है अंकटाड की। या फिर अपने से पूछ ले कि अंकटाड सम्मेलन में अल्प विकसित देशों द्वारा कौन कौन से मांगे की गई, तो ये 4 मांगे बता देना। और या फिर अगर अपने से पूछे कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करो, तो उसमें ये वाली बात अपने को पूरी लिखनी है। ये केवल समझने के लिए था
ये वाली बात कंप्लीट लिखनी है और ये 4 मांगे अपने को कंप्लीट लिखनी है, तब जाके अपना आंसर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे और इससे आगे की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।